पिटाई होगी, लाठी चलेगी, जेल भेजे जाओगे, इसलिए वहां बिल्कुल मत जाना। गांव गांव में हमें पता चला आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकारी दलाल घूम घूम करके प्रचार कर रहे थे, गांव वाले से कह रहे थे कि वहां मत जाना, वहां तो दंगा भड़काया जाएगा, वहां तो आपस में झगड़ा कराया जाएगा, वहां बिल्कुल मत जाना। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे इतने बहादुर साथी और हमारी इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहादुर बहनें यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। हम कहना चाहते हैं कि ये तो मेवात में लड़ाई की नई शुरुआत है। आज हमने पहला कदम आगे रखा है, अभी हमको बहुत दूर तक आगे जाना है और जब तक खट्टर को हम कुर्सी से उतार करके नीचे नहीं गिराते हैं तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ और आप जानते हैं कि आज जो हमारी मुसीबतें हैं उनके लिए बहुत हद तक हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सांसद हमारे यहाँ है, सबसे ज्यादा आबादी हमारे यहाँ है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हवा बदल रही है और क्यों बदल रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये जो बार बार हम लोग एक लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, सांप्रदायिक सांप्रदायिक, इसका मतलब क्या है? ये सांप्रदायिकता का मतलब क्या है? ये जो आज हमारी सरकार को चला रहे हैं लोग, ये सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करते क्यों है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए, मैं आपको शुरू से ही बता दूं कि उनकी जो चाल है वो कोई हिंदू मुस्लिम वाली चाल नहीं है, वो तो उसका इस्तेमाल करते हैं, उनका मकसद तो कुछ और है, उसको आप समझिए। पिछले साल आपको याद होगा जब कोरोना की शुरुआत हुई, कोरोना आया था हमारे देश में जनवरी के महीने में, लेकिन जनवरी के महीने में सरकार ने, मोदी ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं किया। आशा बहनें बैठी, उनको मालूम है, उनको तो दूसरे काम करने थे। क्या करना था उनको? अमेरिका का राष्ट्रपति जिसको उनकी जनता ने लात मार करके भगा दिया है, ट्रंप, उसको यहाँ बुलाना था, उसका स्वागत करना था। तो हवाई जहाज में आया, बाहर से आया, कोरोना भी लेके आया, हवाई अड्डे खुले थे, लाखों लोगों की भीड़ जुटाई गई ट्रंप की वाहवाही करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, और कोरोना के बारे में कुछ भी चिंता इस सरकार को नहीं थी। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटाना था दल बदलू लोगों का इस्तेमाल करके, तो दल बदलुओं को हवाई जहाज में बिठा करके दूसरी जगह भेजना था। तो हवाई जहाज भी चालू रहे, हवाई अड्डे भी चालू रहे, और 22 मार्च को कांग्रेस की सरकार हटी और भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई। 22 तारीख को मोदी जी को याद आ गया, अरे कोरोना भी है, कोरोना के लिए भी कुछ करना है। और क्या किया उन्होंने? अरे कोरोना के बारे में बताते लोगों को मास्क पहनना है, लोगों को बताते थोड़ा दूरी रखो, थोड़ा कोरोना से बचो। क्या बताया? थाली बजाओ, कोरोना अपने आप भाग जाएगा। और सबको बुला लिया थाली बजाने के लिए। और 3 दिन के बाद क्या किया? पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया। ऐसा कठोर लॉकडाउन कहीं दुनिया में नहीं देखा गया था। जो काम करने के लिए दूर दूर गए थे अपना गांव छोड़ करके, वो बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिए गए। न उनको तनख्वाह मिली, न घर का किराया जुटा, न 2 जून की रोटी जुटी। 2-2, 3-3 महीने लोगों ने कैसे काटे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं बोले, सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि सरकार ने हमको टीवी के जरिए, अखबारों के जरिए, भाषण के जरिए क्या समझा दिया कि कोरोना तो मुसलमान लाया है हमारे देश में। ये जो तबलीगी जमात के लोग हैं जो मीटिंग कर रहे थे, इन्होंने ही पूरे देश में कोरोना को फैलाने का काम किया। और उसका नतीजा क्या हुआ? सब लोग उनके ऊपर ही उंगली उठा करके बोलने लगे और कहने लगे इनकी वजह से हम बीमार पड़े, इनकी वजह से हम परेशान हैं, हमारी नौकरी चली गई। और पूरा जो मामला था, जो पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी, उसने बिल्कुल
नौजवानों के कंधे पर डाल दिया। ये है सांप्रदायिकता का इस्तेमाल। इसको आप अच्छी तरह से समझिए कि सांप्रदायिकता का इस्तेमाल ये भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग करते हैं अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए और अपने खिलाफ लड़ने वाले लोगों को आपस में बांटने के लिए। और उनका आगे का मकसद क्या है कि वो इस मुल्क से संविधान को ही खत्म कर देना चाहते हैं, आईन को खत्म कर देना चाहते हैं, हमारे तमाम हुकूक, हमारे तमाम अधिकारों को हमसे छीन लेना चाहते हैं और एक पुराने जमाने का निजाम जो जात के ऊपर आधारित है, जो जात पात के ऊपर खड़ी है, उसको एक बार फिर हमारे देश के अंदर लागू करना चाहती है। ये इनका अक्सी मकसद है, ये उनको समझना है। और इसीलिए आज हम बार बार लोगों को समझाते हैं, कौन है ये जो नौजवान जिनको ये पकड़ पकड़ करके महापंचायत में ले जाते हैं, जिनको ये पकड़ पकड़ करके नफरत का शिकार बनाते हैं, हिंसा के लिए, लोगों को मारने के लिए, जान लेने के लिए तैयार करते हैं। ये वही नौजवान है जो आज बेरोजगार घूम रहा है, जिसके माँ बाप ने अपना पेट काट करके उसको पढ़ाने लिखाने का काम किया है और आज यही सरकार उसको नौकरी से दूर रख के उसके हाथ में छुरा पकड़ा कर कह रही है जाओ हत्या करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको बंद होने नहीं देंगे। तो ये इनका मकसद है अपनी तमाम जिम्मेदारियों से बिल्कुल बरी होकर के इस देश के लोगों को आपस में लड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। आज का आप पेपर उठा करके देखिए, 2 वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं हमारे देश में, केवल 2। अभी टीका हुआ नहीं है लोगों का, लेकिन एक कंपनी का 1000 करोड़ रुपए का मुनाफा 3 महीने में हो गया और दूसरी कंपनी का 2000 करोड़ रुपए का मुनाफा 1 महीने में हो गया। और आपका क्या हाल है? मोदी जी ने अपनी फोटो लगाई थी, याद है? अब तो नूरजहान को भी सिलेंडर मिल गया, अब तो कलावती को भी सिलेंडर मिल गया, फोकट में सिलेंडर मिल गया। देखो कलावती और नूरजहान कैसे सिलेंडर लेके नाच रही है, कितना खुश है, मोदी जी वाह वाह कर रही हैं। और अब क्या हाल है? एक सिलेंडर लेने जाओ 1000 रुपए निकलते हैं जी। अब हालत ये है कि सिलेंडर लेने की हमारी हिम्मत नहीं और खाना पकाने में क्या पकाएं उसके बारे में हम सोचना ही छोड़ चुके हैं, क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं है। सबको बताया 160 रुपए में कड़वा तेल, कोई भी सब्जी लेने जाओ तो 80 रुपए से कम, 60-70 रुपए से कम कोई सब्जी आज दुकानों में मिलती नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपने अधिकारों के लिए न लड़ें, हम लोग महंगाई के खिलाफ न लड़ें। आसिफ की हत्या हुई, हम जालिम को बंद कराने की मांग के लिए न लड़ें। जुनैद मारा गया, हम इंसाफ की लड़ाई को छोड़ दें, इसके लिए सांप्रदायिकता का इस्तेमाल किया जाता है। और आज ये जो घटनाएं मेवात में हो रही हैं, ये जो घटनाएं गाजियाबाद में हो रही हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ इन घटनाओं के पीछे सरकार के 2 मकसद हैं, उनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक है किसान आंदोलन को तोड़ना, किसान आंदोलन को जात के नाम पर और धर्म के नाम पर आज सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि तोड़ दे। क्या हालत है हरियाणा में? हमारे बहादुर किसानों ने, पूरे देश में आप जाइए, हर कदम पर टोल देना पड़ता है। 100 रुपए 200 रुपए टोल निकालो और पूरे हरियाणा को हमारे किसानों ने टोल मुक्त कर दिया है, कहीं भी कोई टोल नहीं मिल रहा है। इतनी जबरदस्त एकता है। कोई भी भाजपा का नेता किसी भी कार्यक्रम में जा नहीं सकता है, पहले ही किसान काला झंडा लेकर के पहुंच जाते हैं और उसको वहां से भगा देते हैं। यहाँ तक कह दिया है इनको शादी में और गमी में भी हम आने नहीं देंगे, अगर गांव के अंदर ये आए तो हमको गांव से भी हम भगा देंगे। तो एक तरफ तो इनको किसान आंदोलन तोड़ना है, किसानों की एकता को तोड़ना है, और इसके लिए वो भले ही आसिफ मारा गया, लेकिन आज पूरे इस
इलाके में आसिफ के लिए न्याय की मांग नहीं उठ रही है, उसके हत्यारों के लिए न्याय की मांग उठ रही है। महापंचायत होती है। अभी हम लोग यहाँ आए हैं, वो देखिए कितना पुलिस का इंतजाम है, बस भी खड़ी है, एम्बुलेंस भी खड़ी है कि हाथ पैर हमारे तोड़े जाए तो एम्बुलेंस में बैठा करके ले जाएंगे, उसकी भी तैयारी है। पुलिस वाले भी इधर उधर घूम रहे हैं। कहा गया कि मीटिंग हम करने नहीं देंगे, बहुत तैयारी है। और सिंदरी गांव में, इंद्री गांव में आप 2-2.5 हजार लोगों को लेकर के आते हैं, यूपी से, दिल्ली से, पंजाब से, राजस्थान से, और वहां उनकी आप सभा करते हैं। और सभा में बोलने वाले कौन हैं? हत्यारे, बदमाश, गुंडे। एक वो अमू नाम का आदमी है, उसने, ये तो सबको याद है कि हीरो हीरोइन के खिलाफ बहुत कुछ बोला। अरे ये आप भूल गए कि गुड़गांव में स्कूली बच्चों की बस जा रही थी, उस पर आग लगाने का काम इसी अमू ने किया। वो बात हम लोग सब भूल गए। वो किसके बच्चे थे? सभी के बच्चे थे, लेकिन बातों को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और वो बोल रहा है कि ऐसे लोगों को तो मारना ही चाहिए। क्या हम मार भी नहीं सकते? कह रहा है, क्या हम मार भी नहीं सकते? और कौन वहां दे रहा है भाषण? वो जो हमारा बेटा जुनैद, फरीदाबाद के पास का बच्चा, हमारा ट्रेन में, वो चुपचाप ट्रेन में बैठा था, ईद के अपने कपड़े खरीदने जा रहा था। आप सोचिए, वो हाफिज बना था और उसने जब पाठ किया तो उसको लोगों ने खुशी में 10 रुपए 50 रुपए इनाम में दिए। और उस बच्चे ने सोचा चलो ईद है, मैं भी अपने लिए नए कपड़े खरीद के आता हूँ। वो कपड़े खरीदने निकला और उसको ट्रेन के अंदर मारा, चाकुओं से दागा, मार डाला। और जो उसका जो खास अपराधी है मारने वाला, वो भी उस पंचायत में जाता है, तकरीर करता है, भाषण करता है। क्या हो रहा है हमारे देश में? एक और विधायक नरेश कुमार शायद उसका नाम है, वो हमारे शायद उत्तर प्रदेश के लोनी के इलाके का है, गाजियाबाद में। वही आदमी है, आपको याद, सबको याद तो है कि टिकैत जी रो दिए। याद है ना सबको कि टिकैत जी रो दिए। लेकिन टिकैत जी क्यों रोए? क्योंकि ये जो गुंडा है विधायक, ये नरेश कुमार, ये अपने पूरे गिरोह को लेकर के वहां गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा। उसने भद्दी भद्दी गालियां टिकैत को, किसान आंदोलन के लोगों को दी। उसने कहा कि सरदारों को सन 84 याद दिलाने का समय आ गया है, सरदारों का कत्लेआम अब होना चाहिए। और इस तरह की बातें वो वहां पर कर रहा था। पुलिस उत्तर प्रदेश की खड़ी सुन रही थी। वो पुलिस गई थी टिकैत को गिरफ्तार करने और ये गुंडा इस तरह की बातें कर रहा था, पुलिस सुन रही थी। और इतने भावुक हो गए टिकैत कि जब पत्रकार ने उनसे पूछा ये क्या हो रहा है, तो उनके आंसू टपक गए और उन आंसुओं ने पूरे देश में सैलाब चला दिया और किसान आंदोलन और भी ज्यादा मजबूत हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक तरफ तो हम सब टिकैत जी के साथ कहते हैं, किसानों के साथ हैं, और उसके साथ गुंडागर्दी, उसको धमकी देने वाला ये विधायक आकर के मंच पर माइक से तकरीर करता है, भाषण करता है और कहता है कि हम लोग सब मिलकर के अब मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ेंगे। और तमाम लोग चुपचाप उसको सुनते हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि ये आदमी यहाँ क्यों आया है, ये आखिर यहाँ पर क्यों बोल रहा है। तो इन सारी बातों को सोचने और समझने की जरूरत है। आज ये जो कुछ हो रहा है, हाँ, हमारे जो अक़लियत के भाई हैं, हमारे जो अक़लियत के परिवार हैं, वो इनके निशाने पर हैं। लेकिन क्यों है ये बाकी लोगों को समझने की जरूरत है। वो इसलिए निशाने पर हैं कि बाकी समाज भी उनके खेमे में, आरएसएस के खेमे में उनके साथ खड़ा हो जाए और अपनी लड़ाई को भूल जाए, अपनी न्याय की बात को भूल जाए, अपने अधिकारों के संघर्ष को भूल जाए। ये उनका मकसद है। और आगे का दूसरा मकसद, क्योंकि मैं अभी से आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये घटनाएं और घटेंगी,
लोनी उत्तर प्रदेश में है। पिछले 20 दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। पूरी तरह से वो तुले हुए हैं कि किसी तरह से दंगा हो जाए, क्योंकि दंगे से ही ये फलते फूलते हैं। आज ये कह रहे हैं आसिफ लोफर था, लड़कियों को छेड़ता था। ये इनका पुराना तरीका है। जब मुजफ्फरनगर में इनको दंगा कराना था तो एक जगह है कवाल, एक बड़ा गांव है, कवाल के बारे में उन्होंने कहा वहां के 3 लड़के आपस में भिड़ के मर गए और पूरे उत्तर प्रदेश में अफवाह फैली कि ये मुस्लिम लड़के 4 लड़कियों को स्कूल जाते समय छेड़ रहे थे। मैं उसी समय कवाल गई थी और चूंकि मैं औरत हूं तो मैं घर के अंदर भी जा सकती हूँ। जिस घर के बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ की लड़की को छेड़ा गया, मैं उस घर के जज साहब, मैं उस घर के अंदर गई और मैंने पूछा भाई वो लड़की कहाँ है जो छेड़ी गई, मैं भी उसको समझाना चाहती हूँ। तो वहाँ 2 अधेड़ उम्र की औरतें थी और एक करीब 19 साल की महिला थी। मैंने कहा यहाँ कोई लड़की नहीं है? तो मैंने कहा तो वो जो लड़की स्कूल जाती थी, तो वो जो 19 साल वाली थी उसने हंस के कहा अरे यहाँ 10-12 साल के बाद लड़कियों को स्कूल जाने कौन देता है, ये लोग तो स्कूल से नाम ही कटवा देते हैं। फिर मैंने कहा तो तुम्हारे साथ छेड़ा? कहने लगे मैं कौन सा स्कूल जाती हूँ, मैं भी प्राइवेट दे रही हूँ, कोई लड़की नहीं इस घर में, कोई लड़की छेड़ी भी नहीं गई। लेकिन पूरी दुनिया में प्रचार हो गया कि लड़की को छेड़ा और उसका नतीजा क्या हुआ? 50-60 हजार लोग 4 दिन के अंदर घर से बेघर हो गए। 12 औरतों के साथ बलात्कार हुआ और 60 लोग मारे गए। आज भी उनके घरों में आप जाकर के देखें तो आज भी गम उनके घरों पर तारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम निकल गया। झूठी अफवाह के सहारे एक तरफ इतनी हिंसा की और दूसरी तरफ लोगों को अपने तरफ खींचा और चुनाव वो जीत गए। 2014 में जो ये जीते उसमें इस दंगे का बहुत बड़ा हाथ था। 2017 में ये योगी जीता, उस दंगे का बहुत बड़ा हाथ था। 2019 में योगी जीता, उसमें भी मदद हुई उस दंगे की। लेकिन किसान आंदोलन ने, इस किसान आंदोलन की एकता ने उस दंगे से जो दरारें पैदा हुई थी उनको बांटने का काम काफी हद तक किया, काफी हद तक किया। और हमने देखा कि आप लोग तो इतना उसके बारे में जानते नहीं है। जब मुजफ्फरनगर में टिकैत जी के रोने के बाद महापंचायत हुई, मेरठ में हुई, मुजफ्फरनगर में हुई, तो वहां उन्होंने जाकर के जो उनके पुराने मुसलमान साथी थे उनको दावत दी कि हमको माफ कर दो, अब हम कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। और उनको बुला करके उन्होंने मंच पर खड़ा किया, उनको गले लगाया और कहा कि ये हमारे बीच का जो झगड़ा था उसकी हमने बहुत कीमत चुकाई है। और अब मैं आपको बात बताई हूँ क्या कीमत चुकाई। अभी गन्ने की बात हमारे भाई ने कही, तो गन्ने के दाम की लड़ाई मुजफ्फरनगर से ही शुरू होती थी। पहले चौधरी चरण सिंह लड़ते थे और फिर महेंद्र सिंह टिकैत, ये राजेश के भाई लड़ते थे। और उस लड़ाई का आधार क्या था? हिंदू और मुसलमान किसानों की एकता। वो दोनों को अपने साथ खड़ा करके कहते थे ये हमारे 2 बेटे हैं और हम लोग मिलकर के गन्ने का दाम वसूलेंगे सरकार से। लेकिन दंगे के बाद वो एकता टूट गई, वो गन्ने की लड़ाई खत्म हो गई और आज उन्होंने बताया 20,000 करोड़ से ज्यादा गन्ने के किसानों का बकाया है जो मिल मालिक दे नहीं रहे और जो सरकार दिला नहीं रही। बहुत बड़ी कीमत। इसीलिए मैं कहती हूँ ये जो दंगा फसाद होता है इसका मकसद कुछ और होता है। इसका मकसद ये नहीं कि इनसे नफरत करो, हाँ वो करो, लेकिन इनसे नफरत करके इनसे अलग हो जाओ, हमारे साथ आ जाओ, अपनी लड़ाई को छोड़ दो, अपने अधिकारों को भूल जाओ और हमारे साथ आकर के अपना भी नाश करो, इनका भी नाश करो। ये इनका मकसद है। और अब उत्तर प्रदेश में होने वाला है चुनाव। फरवरी के महीने से चुनाव का अभियान शुरू हो जाएगा, मार्च में चुनाव होगा, इसीलिए मस्जिदें भी तोड़ी जाएंगी,
लोनी में एक बुजुर्ग की दाढ़ी भी काटी जाएगी, उल्टी सीधी बातें भी की जाएगी, ताकि एक बार फिर पूरा माहौल फिरका परस्त बना करके भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को हासिल करे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब की बार ये होने वाला नहीं है। अब की बार जो किसान है वो जब वोट देने जाएगा अगले साल, तो वो अपने 500-600 साथियों को याद करेगा जो उस बॉर्डर पर अपनी जान खो चुके हैं और जिनकी मौत पर ये मोदी जो पूरे देश का प्रधानमंत्री बनता है, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। अरे एक बिल्ली मर जाती है, एक कोई मोर आ जाता है तो उसको चारा देने में वो जुट जाते हैं, उसका मुंह सर फैलाने लगते हैं। और 500 किसान मर गए, उनके बच्चों के लिए इनके पास एक शब्द नहीं, उनके परिवारों के लिए इसके पास एक शब्द नहीं, जिसको याद करके अगले साल लोग अपना वोट देंगे। एक एक बात जो हुई है, ऑक्सीजन के लिए कैसे परेशान हुए, दवा के लिए कैसे परेशान हुए। आज कहते हैं मुफ्त में राशन मिल रहा है, हमारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, सबको मालूम है उस राशन को लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अंगूठा लगाओ, अंगूठा बदल गया, अंगूठा तुम्हारा नहीं है, तुम किसी दूसरे का अंगूठा लेकर के आई हो, ये लेकर के आओ, वो लेकर के आओ, तुम्हारा तो नाम कट गया, तुम्हारा तो नाम यहाँ है ही नहीं, तुम तो पता नहीं विदेश से आए हो। ये सब होता है कि नहीं होता है? कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये कोई हम पर एहसान कर रहे हैं? ये हमारा ही पैदा किया हुआ राशन है जो हमको मिल रहा है, और उसको पाने के लिए हमको जलील करते हैं, हमको परेशान करते हैं, धूप में घंटों खड़ा करते हैं। तो इसको हम याद करेंगे जब अगले साल वोट डालेंगे। यही नहीं, और भी बहुत कुछ याद करेंगे। आपने सुना होगा कि एक जगह है अयोध्या, उत्तर प्रदेश में, और वहां कहते हैं राम जी पैदा हुए थे, वो तो पता नहीं, किसी ने देखा नहीं, लेकिन वहां अब राम मंदिर बन रहा है, और राम मंदिर के लिए ये लोग चंदा उगा रहे थे। कह रहे तो लोग अपने मन से दे रहे थे। मैंने हर जगह देखा, लोग जो नहीं दे रहा था उसको गाली दे रहे थे, अगर लड़का था तो उसको मार रहे थे, अगर वो बेचारी कह रही थी मेरे पास 100 रुपए है यही ले लो, कहते थे नहीं 500 से कम नहीं लेंगे। और इस तरह से लोगों ने 3000 करोड़ रुपए, तो ये बता रहे राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा किया है। चलो जिनकी श्रद्धा है वो दे रहे हैं, उनको खुशी है मंदिर बनेगा, लेकिन मंदिर की आड़ में ये क्या कर रहे हैं? मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, इसको गांठ बांध लीजिए। कोई पाप नहीं है जिसको बीजेपी वाले करते नहीं। घूस खाना, बलात्कार करना, लोगों को परेशान करना, मारपीट करना, ये तो सब अब उनके हिस्से में आ ही गए हैं। अब उन्होंने राम मंदिर के नाम पर भी जमीन की खरीद फरोख्त में पैसा कमाना शुरू कर दिया है। आप सोचिए, एक आदमी 5 बजे तो अच्छा ठीक है, जो अभी 2 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी 5 बजे, और 5 मिनट के बाद जो मंदिर का ट्रस्ट है उसको वही जमीन 18 करोड़ में बेच दी। 2 करोड़ की ली और 18 करोड़ में मंदिर जो बना रहे उनको बेच दी। तो आप ये सोचिए कि जो मंदिर बनाने के नाम पर जिनको लोग बहुत आदर और सम्मान से देखते हैं, वो 5-5 मिनट में इतने बड़े घोटाले कर रहे हैं, तो आखिर आगे आने वाले दिनों में इनके बारे में भी जनता सोचेगी। लेकिन ये इलेक्शन जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाएंगे, और इसी से हमको और आपको बचना है। इसीलिए मैं आपसे सबसे ये कहने आई हूँ कि आज आपने जो काम किया ये एक बहुत बड़ा काम है। हम लोग बहुत सुनते आ रहे हैं, इनकी बहुत गाली, इनकी बहुत सारी बेहुदी बातें हम लोग सुनते आ रहे हैं, गुस्सा भी आता है,
कुछ मन भी करता है कि हम भी वैसे ही जवाब दें, फिर हम खून का घूंट पी के चुप बैठ जाते हैं। लेकिन आज जो आपने फैसला लिया कि उनकी भाषा में हमको जवाब नहीं देना है, लेकिन जवाब तो हमको देना है। वो बांटने की भाषा बोलते हैं तो हम जोड़ने की भाषा बोलेंगे। वो नफरत की भाषा बोलते हैं तो हम भाईचारे की भाषा बोलेंगे। वो संविधान को तोड़ने का काम करते हैं तो हम संविधान को बचाने की बात करेंगे। वो मनोवाद हमारे ऊपर लादना चाहते हैं तो हम समानता को बचाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। ये हमारा जवाब होना चाहिए। इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे काफी दूर से आई हूं कहने कि ये जो लड़ाई आपने शुरू की है, ये ऐसी लड़ाई है जिसकी जरूरत पूरे देश को है। इस लड़ाई में आज कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ संगठन जुड़े हैं, लेकिन जब इसकी बात फैलेगी, जब इसका प्रचार प्रसार होगा, तो और भी लोग आपकी हिम्मत की दाद देंगे और अपनी आवाज को आपके साथ जोड़ेंगे। अन्याय ज्यादा दिन चलता नहीं। हमारी 2 बच्चियों को और एक बच्चे को 1 साल से इन्होंने जेल में बंद कर रखा था। उस बच्ची का बाप भी मर गया और न्यायपालिका ने उस बच्ची को अपने बाप से मिलने की भी इजाजत नहीं दी। जब वो खत्म हो गया तो उसके अंतिम संस्कार करने के लिए उस बच्ची को 1 हफ्ते का समय दिया कि जाओ अपने बाप के अंतिम संस्कार करके फिर आके जेल में बंद हो जाओ। लेकिन जब वो वापस जेल गई तो उसके चेहरे पर शिकन नहीं था। वो नारे लगा रही थी जेल के बाहर, इनकलाब जिंदाबाद, हम जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, वो नारे लगा रही थी। और उसके बाद आपने देखा कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हाई कोर्ट ने उनको जमानत पर छोड़ दिया और वो तीनों हमारे बच्चे अपने घर आ गए हैं। समय लगेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन जीत न्याय की होगी, जीत किसानों की होगी, जीत उन लोगों की होगी जिनकी जानें बेकार में इस तरह से गई हैं। उनके परिवार कई दिनों से, कई सालों से, कई महीनों से अपने खोए हुए बच्चों की याद में, अफसोस में डूबे हुए हैं, लेकिन उनकी भी जीत होगी। हम लोग सब अगर एक रहे और अपने साथ अगर हमने और लोगों को जोड़ा, अपनी ताकत को बढ़ाया, तो हमारी जीत होगी, एकता की जीत होगी, भाईचारे की जीत होगी। इतना कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।